हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटी का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इससे पहले मैंने फेडरलिज्म में बहुत सारी बातें कर ली हैं, सारी चीज़ें हम 2-3 क्वेश्चंस भी हमने लास्ट वाली अपनी वीडियो में करे हैं। आप प्लीज़ देखिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आता ही आता है कि इंडिया इज़ नॉट ट्रूली अ फेडरल कंट्री, वाई। उसमें मैंने बहुत सारे अच्छे डिस्कशंस करे हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, तो हमें 2 तरह के फेडरेशन देखने को मिलते हैं। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 2 तरीके के फेडरेशन हम यहाँ देखते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि कमिंग टुगेदर क्या है। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। देखो भैया, इसमें क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटे छोटे स्टेट्स क्या करते हैं, ये मिलके एक हो जाते हैं। जब भी जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है। क्यों? उसमें देखिए, आप न्यूयॉर्क देख लो, न्यू जर्सी देख लो, इनकी वैसे कोई वजूद नहीं है। ये चाहें तो दोबारा से अलग हो सकते हैं, कोई मनादी नहीं होती कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। न्यूयॉर्क अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वॉशिंगटन डीसी अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, न्यू जर्सी अलग हो जाए, कैलिफोर्निया अलग हो जाए, कोई समस्या नहीं है। ये अलग हो सकते हैं, ये तो अपनी इच्छा से एक हुए हैं, अपनी इच्छा से एक बने हैं अंडर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल स्टेट्स आपस में एक साथ आते हैं और अपने आप को यूनाइट करते हैं। अच्छा, ऐसा ये क्यों करते हैं? एक तो सबसे बड़ा कारण है अपनी सिक्योरिटी, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ एक टर्म लिखी है, पूलिंग सोवरेनिटी। पूलिंग सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और मिलिट्री बेनिफिट ये सब आपस में शेयर कर सकते हैं। ये सारे लोग आपस में ये तीनों बेनिफिट शेयर कर सकते हैं। हाँ, जिसे अलग होना है वो कभी भी अलग हो सकता है, चाहे न्यूयॉर्क अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक है तब तक, लेकिन आइडेंटिटी इनकी रिटेन रहती है। इनकी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रहती है। जैसे कि मान लो इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये एक हो जाएं इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और मिलिट्री बेनिफिट के लिए, मान लीजिए एक हो गए। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई नाम बदल दो, तो नाम नहीं बदला जाएगा, सिटीजनशिप नहीं बदली जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जाएगा, वो सब चीज़ें सेम रहेंगी, आइडेंटिटी सेम रहेगी। हाँ भाई, ये चीज़ें आप शेयर कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। छोटे छोटे इंडिविजुअल स्टेट्स आपस में एक होते हैं और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और मिलिट्री बेनिफिट शेयर करते हैं। दैट इज पूलिंग सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब पता है आप लोगों को? सोवरेनिटी का मतलब होता है, जैसे हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरीन का मतलब होता है कि हमारा जो इंडिया है, हम किसी भी अपने इंटरनल मैटर में या एक्सटर्नल मैटर में हम बाहर किसी की भी राय नहीं लेते। दैट इज सोवरीन, हम सोवरीन हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपके क्या ऐसे कंट्रीज हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन शो करते हैं। ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, देखो मैंने पहले ही बोला, इनको इक्वल पावर होती है। और भैया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उससे ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं या इक्वली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली पावर इन स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होती है, इसमें बराबर होती है। दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये सब एक साथ आते हैं। समझ में आ गया पूलिंग सोवरेनिटी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भैया, ये इंडिया की कहानी आ गई, होल्डिंग टुगेदर। बेचारे मतलब अपने आप को पकड़े हुए हैं, होल्ड कर रखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक लार्ज कंट्री होती है ना, तो वो अपनी पावर को डिवाइड करती है बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। जैसे अपने यहाँ सेंट्रल, फिर स्टेट पावर, देन लोकल। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में पावर का डिवीज़न है।
और हम लोग ऐसा नहीं हो सकता कि हम यूपी अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक लाइन आर्टिकल 1 में बोली गई है, मैं आपको दिखाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो ये राज्य है ना, इंडिया आपसे नहीं है, आप इंडिया से हो। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि मतलब यूपी है या राजस्थान है, एमपी है, ये अलग हो जाएंगे तो इंडिया फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझो अगर यूपी है तो यूपी इंडिया से है, ठीक है, उसकी जो वजूद है, उसकी जो पहचान है अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो सेकंड रूट क्या होती है, वेर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। इसके एग्जाम्पल देखेंगे आप तो इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अपने आप को होल्ड करे हुए हैं। सपोज दैट ये यूपी है, ये राजस्थान है। अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि आपकी पहचान इंडिया से है, आपकी अपनी अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं है, आपका अपना कोई वजूद नहीं है, आपका नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया से चलता है। ये हमें याद रखना है। इसमें हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है देन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पावर में रहती है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। और कैसे कहोगे इंडिया एक फेडरल कंट्री? अगेन अ क्वेश्चन राइज, इंडिया अ फेडरल कंट्री। मैंने लास्ट वीडियो में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मैं फिर रिपीट करूंगा, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें क्वेश्चन है इंडिया इज नॉट ट्रूली अ फेडरल कंट्री, क्यों? तो उसका आंसर है उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, प्लीज उसे देखिएगा। इंडिया ए फेडरल कंट्री का मतलब क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ने, सबसे पहली बात क्वेश्चन है, क्या फेडरेशन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं, किसी भी तरह की फेडरेशन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया क्या बोला? एक यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? एक स्टेट का समूह है, कई राज्यों को जोड़ के इंडिया बना है, तो इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर ए 2 टीयर सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सही बात है। थर्ड टीयर हम लोगों ने ऐड किया, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। आपको पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो फिर बोलूँगा, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के अमेंडमेंट मैंने लास्ट वीडियो में लिखे, प्लीज़ देखिएगा, फिर बता देता हूँ चाहो तो। पंचायत आता है 73rd अमेंडमेंट 1992 से, म्यूनसिपैलिटी आता है 74th अमेंडमेंट 1992 से। अब वेरी इंपॉर्टेंट, very 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 important, panchayats and municipalities. Again one question arise for NTSC that panchayat and municipality given under which schedule? So it is given in 11th schedule, it is given in 12th schedule. So go through with this, it is very important, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 2 टीयर सिस्टम दिया था, सेंट्रल और स्टेट, हमने तीसरा ऐड कर लिया, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। अब देखो ये डिवीज़न ऑफ पावर, मैं फिर बोलूँगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है किस तरीके से हमारा डिवीज़न हुआ है यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का, कॉन्करेंट लिस्ट का। हमने किस तरीके से, देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डिवीज़न ऑफ पावर। हमने अपने आप पावर डिवाइड कर रखे हैं, यूनियन लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनी हुई है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NTSC दैट कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये हमें याद रखना है। आई रिपीट, कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं दूसरा पॉइंट, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या आएगा, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज ए रिटन, रिजिड एंड द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यह सबसे बड़ा माना जाता है। इन ए रिजिड सेंस दैट नो चेंजेस कैन बी मेड। रिजिड यहाँ क्यों बोला जा रहा है? रिजिड इसलिए बोला जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है आप अपने आप बदल दो। तो फेडरल का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन तभी बदला जा सकता है जब नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट उसको दोनों चेंज करेंगी। भैया देखो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर स्टेट का नाम चेंज करना है, आर्टिकल 3 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो स्टेट की परमिशन बस पूछी जाती है, मानी नहीं जाती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप आर्टिकल 368 में कोई बदलाव करते हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे चेंज नहीं होगा, उसकी सेपरेट वीडियोज़ हैं। यहाँ तो सिर्फ अपने लेवल पे हमें क्या देखना है
कि कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते जब तक नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट उस चेंज को अप्रूव ना करते। तो भैया दोनों की बात हो रही है, नेशनल भी और स्टेट भी। जब दोनों मिलके चेंज करेंगी तभी तो भाई मज़ा आएगा कि ये हमारा फेडरल है, वरना कैसे कहोगे फेडरल है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पावर बटी हुई है, आपको सारे फीचर फेडरल के लग रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब भैया एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, सबसे ऊपर बैठता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर है एंड हैज़ द अथॉरिटी ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स और बिटवीन टू और मोर स्टेट कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है कि अगर GOI, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट हो जाए या ऐसा कोई केस बन जाए, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट अपने एक जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करती है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। याद रखिएगा हमेशा के लिए, ये ज़िंदगी भर की चीज़ें हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब बोला जाता है? जब सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी केस को सॉल्व करती है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NTSC, गिवन अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल इज 131। 131 में ये चीज़ हमारी गिवन है, ये किस तरीके से वो आपका यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फेडरेशन का ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके बाद मैं बहुत जल्दी ही थर्ड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ फेडरेशन का। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।